हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको लीग। ये चैनल बनाई गई है स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, प्रॉफ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत करके अपनी नोट्स बनानी पड़ती है। हम लोग नीट पीजी की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नोट्स अवेलेबल होती है वो हमारे लिए स्पून फीडिंग की तरह काम करता है। हम सब उन्हीं में से पढ़ते हैं। बट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, प्रॉफ एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हमें अलग अलग सोर्सेज से मिला के एक हमारी खुद की नोट्स बनानी पड़ती है। हमारे साथ सेम सिचुएशन हुई थी। फॉर एग्जांपल मेडिसिन की बात करें तो थोड़ा पोर्शन मैंने बुलूर में से लिया था, थोड़ा पोर्शन मैंने मारवा सर की नोट्स में से लिया था, थोड़ा पोर्शन मैंने राकेश नायर सर की नोट्स से लिया था। तो इसीलिए आपको ये मेहनत ना करनी पड़े, फॉर दैट दिस चैनल इज मेड। मेरी सारी नोट्स अवेलेबल होंगी आपको इस चैनल पे। आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये पीडीएफ फॉर्म कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, फ्री में मिलेगी या नहीं। एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल फॉर यू। आज हमारा टॉपिक है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। पहले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ख़त्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम उठाएंगे। सो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ रिलेटेड मतलब एमआई रिलेटेड, मायोकार्डियल इन्फेक्शन रिलेटेड सवाल कोई भी आए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपके आंसर्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। एंड कोई भी एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट आपको ऐड करने हैं तो आप उस पर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस। सबसे पहला डेफिनेशन, इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ पार्ट ऑफ मायोकार्डियम ड्यू टू सडन ऑक्लूजन ऑफ ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। जब भी इस कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑक्लूजन आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से जो हार्ट मायोकार्डियल सेल्स में नेक्रोसिस हो, दैट कैन लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए देन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। अब इस्चेमिक हार्ट डिजीज का क्लासिफिकेशन क्या है? वन साइड इट्स क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, वन साइड इज क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस और उसकी दूसरी साइड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इन क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज सब टाइप इज स्टेबल एंजाइना, but in acute coronary syndrome there are further 2 subtypes, ST elevation and non-ST elevation. ST elevation में as we know STEMI, ST elevation MI, और non-ST elevation में further 2 subtypes, NSTEMI and unstable angina. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हुआ इस्चेमिक हार्ट डिजीज का। आगे पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ स्टेमी और एनस्टेमी। आपको एग्जाम में जिसके भी कॉजेस पूछे जाए, या तो सिर्फ एमआई के पूछे जाए, या सिर्फ स्टेमी के कॉजेस पूछे जाए, या एनस्टेमी के कॉजेस पूछे जाए, तो आपके पास अवेलेबल है। स्टेमी में कॉज क्या है? तो टोटली ऑक्लूसिव थ्रोम्बस इज प्रेजेंट इन स्टेमी। एसटी एलिवेशन एमआई में क्या होता है कि पूरी जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है। बट नॉन एसटी एलिवेशन एमआई एंड स्टेमी में प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई आर प्रेजेंट विच डू नॉट कंप्लीटली ब्लॉक द कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो इसलिए तो डिफरेंस है ना स्टेमी और एंड स्टेमी में। अगर स्टेमी है तो पूरी ट्रीटमेंट अलग होगी, एंड स्टेमी में भी पूरी ट्रीटमेंट अलग होगी। स्टेमी में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थ्रोम्बोलाइसिस, बट एंड स्टेमी में थ्रोम्बोलाइसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज एंड स्टेमी में जो थ्रोम्बाई है वो प्लेटलेट रिच है। तो यूनि में लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, स्टेमी में टोटली ऑक्लूसिव, एंड स्टेमी में पार्शियली ऑक्लूसिव। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए आखिर क्यों स्टेमी और एंड स्टेमी अलग है, वो इसीलिए कि स्टेमी में फाइब्रिन रिच थ्रोम्बाई है, एंड स्टेमी में प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई है, इसीलिए और लिए ट्रीटमेंट भी डिफरेंट रहती है। Further difference between STEMI and end-STEMI is in STEMI transmural ischemia, मतलब full thickness of heart is involved, but end-STEMI में सब एंडोकार्डियल ischemia, मतलब कि थोड़ा ही पार्ट एंडोकार्डियम का इन्वॉल्व है। So these are the causes of MI. Now क्लिनिकल फीचर्स कि आखिर MI का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट कौन से सिम्टम्स के साथ, कौन से साइंस के साथ प्रेजेंट होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स में, सिम्टम्स में फर्स्ट इज चेस्ट पेन,
और उसका साइन एक आती है लेवाइन साइन, कि जब पेशेंट प्रेजेंट होता है तो ही होल्ड्स हिज चेस्ट लाइक दिस, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे he would be presenting with chest pain. Levine sign, also known as Levine sign, in which there is squeezing or burning pain which radiates to left shoulder, neck and arm. ठीक है, तो chest pain is the most common symptom जैसे जिसमें MI का पेशेंट प्रेजेंट होता है. Second is there can be nausea, vomiting. Third, there can be breathlessness, there can be sweating. Fourth, pink frothy sputum. ये pink frothy sputum होगा in case of pulmonary edema. अगर लेफ्ट हार्ट का MI है, लेफ्ट हार्ट फेलियर है, तो उसकी वजह से होगा पल्मोनरी एडिमा. तो पल्मोनरी एडिमा की वजह से पिंक फ्रोथी स्पुटम भी हो सकता है. फिफ्थ इज कोलैप्स और सिनकोप. अगर इंफीरियर वॉल MI है, वेगल नर्व स्टिमुलेटेड है, तो देयर कैन बी कोलैप्स और सिनकोप. सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ MI पेशेंट. नाउ साइंस ऑफ MI पेशेंट. सिम्टम्स यानी जो पेशेंट सामने से कहता है, साइंस यानी हम डॉक्टर्स जो ऑब्जर्व करते हैं. तो इन साइंस, अगर एंटीरियर वॉल MI होगा तो उसमें सारी सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इंटीरियर वॉल MI में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगा और इंफीरियर वॉल MI में पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी. मैंने ऊपर क्या बोला कि जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, मतलब इंफीरियर वॉल MI एक ऐसा MI है जिसमें वेगल नर्व स्टिमुलेट होता है, उसकी वजह से देयर इज पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी. नेक्स्ट, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2. हमें साउंड्स तो पता है, S1, S2, S3, S4. तो MI में देयर इज पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 और S3, S4 जो हार्ट साउंड्स है उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. फिर JVP इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज जो ब्लड का जो ड्रेनेज होना चाहिए जुगुलर वेनस प्रेशर से राइट एट्रियम में वो नहीं होता. देन मिड सिस्टोलिक मर्मर. सो दीज आर दी साइंस ऑफ MI. फर्स्ट, अगर एंटीरियर वॉल MI है तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी इंक्रीज. अगर एंटीरियर वॉल MI है तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी. इंफीरियर वॉल MI हो तो पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी. पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2, S3 और S4 की इंटेंसिटी डिक्रीज्ड, मिड सिस्टोलिक मर्मर और इंक्रीज्ड JVP. नाउ अगर MI का पेशेंट हमारे सामने आया तो कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस है जो हम कर देंगे? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम हमेशा करते हैं वो है ECG. तो ECG चेंजेस की बात करते हैं, उसमें हम इन्फार्क्ट को लोकलाइज करने के लिए करते हैं. उसमें हम इन्फार्क्ट को लोकलाइज करते हैं कि कौन सी ऐसी लीड्स है जिसमें ST एलिवेशन है या ST डिप्रेशन है. उसके बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट है मायोकार्डियल सेल का, कौन सा पार्ट है हार्ट का जिसमें नेक्रोसिस हुआ है. सो 3 कॉलम बनाने हैं, एक साइड MI, दूसरे वाले में ब्लड वेसल विच इज़ अफेक्टेड और तीसरे वाले में लीड्स. अगर यूनि में आपके पास टाइम ना हो तो आप सिर्फ MI और सिर्फ लीड्स वाले 2 रोज बना सकते हो और ये ब्लड वेसल वाला जो कॉलम है ब्लड वेसल वो स्किप कर सकते हैं. तो फर्स्ट, अगर लेटरल वॉल MI है तो कौन सी लीड्स इन्वॉल्व होगी? V5, V6, 1 AVL. सेप्टल में कौन सी? ब्लड वेसल सेप्टल ब्रांच, और उसमें कौन सी लीड्स इन्वॉल्व होगी? V1 और V2, 1 एंड AVL. अगर एंटीरियर वॉल MI है तो उसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है और उसमें V1 से लेके V4 और 1 AVL. इन सारी लीड्स में देयर वुड बी ST एलिवेशन. अगर एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI है, मतलब लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, ऊपर वाले एंटीरियर वॉल MI में सिर्फ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज था, बट एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI में सिर्फ पूरी लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है. तो कौन सी लीड्स इन्वॉल्व होगी? V1 से लेके V6 तक और 1 और AVL में ST एलिवेशन होगा. नाउ पोस्टीरियर वॉल MI. पोस्टीरियर वॉल MI में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग मोस्टली चेस्ट लीड्स, लिम्ब लीड्स लगाते हैं
और V1 से V6 तक ही लगाते हैं, V7, V8 और V9 नहीं। तो पहले अगर पोस्टीरियर वॉल एमआई का मान लेते हैं कि पेशेंट आया, तो उसमें हम ईसीजी करेंगे। सो V1 टू V4 हमें क्या दिखेगा, ST डिप्रेशन, और V7, V8, V9 में ST एलिवेशन। पहले मैं आपको बताती हूँ, V1 से V4 में ST डिप्रेशन है तो हमें क्या लगेगा कि ST एलिवेशन नहीं है, एंडस्टेमी है। बट जब हम कार्डियो बायोमार्कर्स करेंगे तो उसमें एंजाइम्स सारे एलिवेटेड हो गए, तो इसका मतलब कि ये ST एलिवेशन एमआई है। तो पर हमें यहाँ से एक क्लू मिलेगा कि ये शायद पोस्टीरियर वॉल एमआई हो सकता है, इसलिए हम V7, V8 और V9 फिर लीड्स चेक करते हैं, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि पोस्टीरियर वॉल एमआई तो नहीं है। सो V1 से V4 में ST डिप्रेशन प्लस V7, V8 और V9 में ST एलिवेशन हो, तब हम कहेंगे कि पोस्टीरियर वॉल एमआई है। देन एंडस्टेमी एंटीरियर वॉल, नॉन ST एलिवेशन एमआई एंटीरियर वॉल, और इसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का ब्लॉकेज। यहाँ पे V1 टू V4 ST डिप्रेशन, सिर्फ V1 से लेके V4 में ST डिप्रेशन। यहाँ पे V7, V8 और V9 में एलिवेशन नहीं दिखेगा। इन केस ST डिप्रेशन के साथ ST एलिवेशन V7, V8, V9 में दिखा जाए तो उसका मतलब वो पोस्टीरियर वॉल एमआई है। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट कॉमन इज इंफीरियर वॉल एमआई। उसमें ब्लड वेसल अफेक्टेड इज राइट कोरोनरी आर्टरी and leads used are lead 2, 3 and AVF. So these are the types of MI based on anatomical location, blood vessel which is affected and the leads in which there is ST elevation. तो ये पूरा एक आप टेबल बना लो इनमें, तो सारी ECG चेंजेस आ जाएगा। Then cardiac biomarkers, second are cardiac biomarkers। तो उसमें the most स्पेसिफिक और सेंसिटिव जो इस बार हम लोग, द मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियो बायोमार्कर इज आर ट्रोपोनिन्स। ठीक है, तो दो टाइप के ट्रोपोनिन्स होते हैं, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I। तो आप इसमें नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो। सो हमने पहले तो चार मेन कार्डियक बायोमार्कर्स के ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन के साथ टेबल बनाए, पहले वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, पहले तो कौन रेज्ड होता है सबसे पहले, तो थर्ड नंबर पे जो मायोग्लोबिन लिखा है, तो मायोग्लोबिन इज एलिवेटेड, मतलब ऑनसेट विद इन 1 to 4 आवर्स। फिर उसका पीक आता है बिटवीन 6 to 7 आवर्स, बट ड्यूरेशन इज ओनली 24 आवर्स। एमआई के पेशेंट में सबसे पहले मायोग्लोबिन रेज्ड होगा, बट वो सिर्फ एक दिन तक ही रेज्ड रहता है, इसलिए मायोग्लोबिन सेंसिटिव भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है, 1 to 4 से हम देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला CKMB, क्रिएटिन काइनेज। तो उसका ऑनसेट है 4 to 8 आवर्स। ठीक है, पीक 18 to 24 आवर्स, ड्यूरेशन इज 36 to 48 आवर्स, मतलब 3 से 4 दिन। CKMB इज एलिवेटेड फॉर 3 to 4 डेज, मतलब मायोग्लोबिन से तो ज्यादा। बट जो हम दूसरा ट्रोपोनिन्स की बात करते हैं पहले, तो ऑनसेट 3 to 12 आवर्स, पीक 18 to 24 आवर्स, सेम लाइक CKMB, बट इसका ड्यूरेशन इज अप टू 10 डेज, मतलब ट्रोपोनिन्स स्टे एलिवेटेड फॉर 10 डेज। Therefore, troponins are sensitive and specific cardiac biomarker for MI. फिर लास्ट LDH, lactate dehydrogenase, onset 6 to 12 hours, peak by 24 to 48 hours, duration 6 to 8 days। आपको ये सारे ड्यूरेशंस याद ना रहे तो ठीक है, बट मेन ट्रोपोनिन्स के तो याद रखने हैं, बिकॉज दे स्टे एलिवेटेड अप टू 10 डेज। अगर आप सिर्फ ड्यूरेशन याद रख लो तो भी चलेगा, मतलब कि मायोग्लोबिन स्टे एलिवेटेड फॉर 24 आवर्स, CKMB फॉर 36 to 48 आवर्स एंड ट्रोपोनिन्स मैक्सिमम टू 10 डेज। तो ये सिर्फ ये टाइम ड्यूरेशन याद रख लो तो भी ठीक है, सिर्फ ट्रोपोनिन का याद रखो फिर तो भी ठीक है, बट ये चार नाम आपको आने चाहिए, CKMB, ट्रोपोनिन्स, मायोग्लोबिन, LDH। अदर कार्डियक बायोमार्कर्स कौन से हैं? फर्स्ट इज ह्यूमन फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। एज पर दी न्यू बुक्स उसमें लिखा गया है कि मायोग्लोबिन से पहले भी ये HFABP, मतलब कि ह्यूमन फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन इज एलिवेटेड मच बिफोर द मायोग्लोबिन। सेकेंड इज मायोसिन लाइट चेन, थर्ड इज इनोलेज, फोर्थ इज मायोसिन हैवी चेन। तो हमने पहले ECG चेंजेस कर लिए, कार्डियक बायोमार्कर्स भी देख लिए। अब थर्ड इज ब्लड टेस्ट करेंगे टू लुक फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, कि कहीं WBCs तो रेज नहीं है।
to C for ESR, CRP. तो MI में ESR is raised, CRP is raised. फिर we also go for chest X-ray to look for pulmonary edema or any other cardiomyopathies. फिर इको करवाएंगे टू लुक फॉर म्यूरल थ्रोम्बस, कार्डियक रप्चर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एमआर मतलब कि माइट्रल रिगर्जिटेशन कि मतलब कौन से कॉज की वजह से या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये देखने के लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशंस की जाती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेडियोन्यूक्लियाइड स्कैनिंग फॉर थ्रोम्बोसिस. ठीक है, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस है जो हम एक एमआई पेशेंट में करते हैं. दीज इन्वेस्टिगेशंस आर इनफ टू राइट, इनफ अगर हमें सिर्फ यूनिप्रॉफ में लिखना है. नाउ मेन टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एमआई. ये पूरा क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है 10 मार्कर में कि एसटी एलिवेशन एमआई की ट्रीटमेंट, एक एमआई पेशेंट की ट्रीटमेंट में क्या करते हैं. तो अगर हमारे पास एक स्टेमी पेशेंट एसटी एलिवेटेड एमआई के साथ पेशेंट आता है तो फर्स्ट हमें कॉलम बनाना है कि वो एक पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल में आया है या नॉन पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल में. सो अगर आगे देखते हैं, इनिशियली इफ द स्टेमी पेशेंट इज सीन एट पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली उसको कैथ लैब भेज देना है फॉर प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. और फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट डिवाइस टाइम इज़ 90 मिनट्स. मतलब एक पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल में जब स्टेमी का पेशेंट आए तो हमें उसका प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन विद इन 90 मिनट्स कर देना है. डन. अगर द पेशेंट प्रेजेंट्स इन नॉन पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल तो हमें सबसे पहले थ्रोम्बोसिस करना है, थ्रोम्बोलाइसिस करना है. Thrombolysis is initiated in the shortest possible time and door to needle time is less than 30 minutes. अगर नॉन पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल में पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमें सबसे पहला काम थ्रोम्बोलाइसिस करना है और वो उस एंड द थ्रोम्बोलाइसिस शुड बी डन विद इन लेस देन 30 मिनट्स. तो अब हम जनरल ये था पूरा एक ओवरव्यू की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है कि हम मेन क्या करते हैं. जनरल मेजर्स कि चलो एमआई का पेशेंट आया तो जनरल मेजर्स क्या है. निमोनिक इज मोना. ठीक है, अब मोना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम सीक्वेंस में ही हम ड्रग्स देते हैं, नहीं. मोना, एम स्टैंड्स फॉर मॉर्फिन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, ए स्टैंड्स फॉर एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल. तो ए लास्ट में दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एस्पिरिन ये क्लोपिडोग्रेल लास्ट में देंगे, नहीं. सबसे पहला काम द मेन इज टू गिव एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल. ठीक है, तो सी एम स्टैंड्स फॉर मॉर्फिन, ये तो मैंने कहा. मॉर्फिन इज अ गुड एनाल्जेसिक एजेंट प्लस इट ऑल्सो रिड्यूसेस पल्मोनरी इडीमा. तो हम ये लिखना है पॉइंट और लिखना है, अगर याद रहे तो ये डोजेस लिख लेना 2 to 4 मिलीग्राम एवरी 5 to 10 मिनट्स, याद रहे तो ही, वरना ये तो लिखना है मॉर्फिन देते हैं, गुड एनाल्जेसिक रिस्पॉन्स है और पल्मोनरी एडिमा डिक्रीज करता है इसलिए हम मॉर्फिन देते हैं. फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कब देते हैं अगर SpO2 इज लेस देन 93%. कितना, तो 4 लीटर पर मिनट. देन N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोग्लिसरीन. अब हम उसको सबलिंगुअल फॉर्म में दे सकते हैं, स्प्रे फॉर्म में दे सकते हैं. कितना देते हैं, 0.4 मिलीग्राम 3 टाइम्स दे सकते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स ईच, एट एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स ईच. फिर एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल तो मैंने कहा दे आर द मेन. उसको हम DAPT कहते हैं, ड्यूअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, DAPT. तो ड्यूअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी में कौन सी दो ड्रग्स, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल. कई जगह पे एस्पिरिन और टिकाग्रेल और भी हम लोग देते हैं. तो एस्पिरिन कितना, 160 to 325 मिलीग्राम च्यू एंड स्वेलो, और क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम ओरल. ये जनरल मेजर है कि जब एमआई का पेशेंट हमारे सामने आए तो हमें ये मोना ड्रग्स देनी है. उसके बाद हम ईसीजी तो साथ में ही करेंगे. सो कंफर्म द डायग्नोसिस थ्रू ईसीजी एंड कार्डियक बायोमार्कर्स कि स्टेमी है, एंड स्टेमी है, फिर कौन सी वॉल इन्वॉल्व है, ये सब कुछ कंफर्म करेंगे. फिर स्पेसिफिक थेरेपी. तो स्पेसिफिक थेरेपी में क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, TOC मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थ्रोम्बोलाइसिस और प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. तो ये दो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है डिपेंडिंग कि पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल है या पीसीआई नॉन कैपेबल हॉस्पिटल. और बीटा ब्लॉकर्स द मेन ड्रग्स.
सिंगल डोज अगर हम बीटा ब्लॉकर का देते हैं तो पूरे इन्फार्क्ट साइज को डिक्रीज कर देता है। मेटोप्रोलोल जो ड्रग है विच इज प्रिफर्ड बीटा ब्लॉकर टू बी गिवन, और इंफीरियर वॉल एमआई में हम कभी भी बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। क्यों? एक बार आइडिया लगाओ क्यों। इंफीरियर वॉल एमआई में मैंने आगे कहा था वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करेगी? पैरासिम्पथेटिक ओवर एक्टिविटी इंक्रीज करेगी, वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी मतलब वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। तो हार्ट रेट डिक्रीज है, ब्रेडिकार्डिया है किसमें? इंफीरियर वॉल एमआई में। तो बीटा ब्लॉकर देने क्यों देंगे हम? बीटा ब्लॉकर इज कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया, देयरफॉर बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंफीरियर वॉल एमआई। और ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस लाइक अरिथमियास, कंजेस्टिव फेलियर, शॉक। तो ये हो गया पूरा ट्रीटमेंट ऑफ एसटी एलिवेशन एमआई। पहले तो जनरल मेजर कि पेशेंट आता है पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल में है या नॉन पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल। पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल में है तो हम सबसे पहला प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कर देंगे। डोर टाइम इज 90 मिनट्स। नॉन पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल है तो क्या करेंगे? थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। और जनरल मेजर्स क्या है? कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस, और स्पेसिफिक थेरेपी क्या है वो हेडिंग्स डाल के लिखना है। जनरल मेजर्स में मोना ड्रग्स, M फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, A फॉर एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल आर दी ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। वो ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी इज मस्ट इन एमआई, ठीक है। फिर कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस थ्रू ECG, कार्डियक बायोमार्कर्स एटसेट्रा इन्वेस्टिगेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेसिफिक थेरेपी। स्पेसिफिक थेरेपी में थ्रोम्बोलाइसिस, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, बीटा ब्लॉकर भी देंगे। अब फाइब्रिनोलाइसिस अलग से पूछा जाता है इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो देखते हैं आखिर फाइब्रिनोलाइसिस कैसे करते हैं, क्या है इंडिकेशंस, क्या है, कौन से हैं एजेंट्स। फाइब्रिनोलाइसिस कौन से हैं इंडिकेशंस, कौन से है फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इंडिकेशन सबसे पहले तो फर्स्ट इज एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई। मैंने कहा ही था कि व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू अ नॉन पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल विद इन 30 मिनट्स हम थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे। तो एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई वन ऑफ द इंडिकेशन। सेकेंड इज डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एंड थर्ड इज PE मतलब कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब कौन से फाइब्रोलाइटिक्स जो हम यूज करते हैं? तो फाइब्रोलाइटिक्स यूज्ड आर फर्स्ट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विच इज अल्टेप्लेस, एंड अल्टेप्लेस इज द प्रिफर्ड वन। सेकेंड इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस में से हम डिराइव करते हैं, therefore there is a high risk of anaphylaxis. Third is tenecteplase and reteplase. बाजू में मैंने ब्रैकेट में लिखा है बोलस फिब्रिनोलाइटिक्स, मतलब टेनेक्टेप्लेस एंड रेटेप्लेस यही दो फाइब्रिनोलाइटिक्स है जिनको हम एज अ बोलस फॉर्म दे सकते हैं। बाकी जो अल्टेप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेज है इनको हमें इन्फ्यूजन फॉर्म में देना पड़ता है। बट टेनेक्टेप्लेस एंड रेटेप्लेस आर द ओनली टू फाइब्रिनोलाइटिक्स विच कैन बी गिवन इन बोलस फॉर्म। तो हो गए दीज फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम थ्रोम्बोलाइसिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फर्स्ट इज एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग। ऑलरेडी एक पेशेंट में अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हम थ्रोम्बोलाइसिस करके उसको एग्जेजरेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इज एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग। सेकेंड इज ICH मतलब इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स में प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट डाउन एंड आई विल एडिट दिस इन दी PDF. सो ICH मीन्स इंट्राक्रेनियल हेमरेज। थर्ड इज BP। अगर एलिवेटेड हो मोर देन इक्वल टू 180/110 mmHg, अगर BP बहुत ज़्यादा रेज्ड हो तो हम थ्रोम्बोलाइसिस प्रिफर नहीं करेंगे। फोर्थ इज एओर्टिक डिसेक्शन। एओर्टिक डिसेक्शन मतलब क्या होता है? इन एओर्टा द वॉल देयर इज अ इंसिशन, एक इंसिशन हो गया होता है जिसकी वजह से डबल ल्यूमेन फॉर्म हो जाता है। तो ये एओर्टिक डिसेक्शन क्या है वो हम आगे जैसे आगे बढ़ते हैं सीरीज में वैसे आप सीखोगे।
तो 4 हो गए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। फर्स्ट कि कोई भी एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, या इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो, या बीपी बहुत ज़्यादा रेज्ड हो, या एओर्टिक डिसेक्शन हो। देन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो फर्स्ट इज INR मोर देन 2। दूसरा प्रोलॉन्ग CPR फॉर मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट से हमने CPR दिया और 10 मिनट तक हम CPR दे ही रहे हैं, फिर भी पेशेंट फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हम फिब्रिनोलाइसिस नहीं करेंगे। थर्ड इज इन्वेसिव प्रोसीजर डन विद इन लेस देन 2 वीक्स। अगर पेशेंट को लास्ट 2 वीक्स में कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हुई है पेशेंट में, तो हम फिब्रिनोलाइसिस नहीं करेंगे। फोर्थ इज ब्लीडिंग डायथिसिस। कोई पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोएगुलोपैथी हो, तो भी हम नहीं करेंगे। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ इज हेमरेजिक डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं, कर डालेंगे हम करेक्ट। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन से हैं? INR मोर देन 2, प्रोलॉन्ग्ड CPR फॉर मोर देन 10 मिनट्स, invasive procedure within less than 2 weeks, fourth bleeding diathesis, and fifth is hemorrhagic diabetic retinopathy. So this is fibrinolysis also. तो आपको कैसा पूछा जाएगा पता है क्वेश्चन? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, राइट ट्रीटमेंट ऑफ MI एंड राइट अ ब्रीफ शॉर्ट नोट ऑन फिब्रिनोलाइसिस। तो ये पूरा 10 मार्कर में पूछा जाए तो आपके पास पूरा सोर्स अवेलेबल है, हर एक पॉइंट इंक्लूड किया गया है, ना ज़्यादा है ना बहुत कम है। ये आपको इनफ, ये पूरा जो कंटेंट है आपको यूनी एग्जाम्स, प्रॉफ एग्जाम्स में लिखने के लिए इनफ कंटेंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने मेरी यही नोट्स यूज़ की थी मैंने प्रॉफ एग्जाम्स में, ठीक है। तो विथ हियर वी कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ MI कि पहले हमने क्या क्या देखा था, एक बार समरी करते हैं। पहले हमने डेफिनेशन देखा कि MI की डेफिनेशन क्या है, फिर क्लासिफिकेशन देखा सारे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का, फिर हमने कॉजेज़ देखे। आपको जैसे कॉजेज़ पूछे जाए उस हिसाब से आप एग्जाम में अपने मॉडिफाई करके आंसर्स लिख देना। कॉजेज़ हो गया, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एन MI पेशेंट। फिर हमने क्या देखा, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं, ECG, बायोमार्कर्स, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, सारी इन्वेस्टिगेशंस देखी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट MI 6 हेडिंग्स हमने कंप्लीट कर दी है। एक लास्ट हेडिंग बाकी है, वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टिल देन वी हैव कंप्लीटेड MI पार्ट 1। MI नेक्स्ट वीडियो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो लास्ट होगा, उसके बाद MI खत्म हो जाएगा। उस नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हार्ट फेलियर। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपको कोई और टॉपिक सीखना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कुछ डाउट हो फिर भी कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आप नए हो चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। थैंक यू, बाय बाय।